हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ध्रुव कुमार यादव और आप देख रहे हैं स्टडी विथ ध्रुव। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फिर फ्रेंड, उत्सर्जन तंत्र को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है और ये क्यों होता है ना। तो हम निरंतर काम हम करने के लिए हमें हमारे शरीर को एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो हम इसके लिए भोजन ग्रहण करते हैं ना। भोजन ग्रहण करते हैं तो ये जब भोजन अपने जटिल अवयवों से सरल अवयवों में टूटता है, अर्थात उसका ऑक्सीकरण कह सकते हैं या फिर हम अपनी भाषा में इसे पाचन कर सकते हैं। तो जब इन भोजन का पाचन होता है तो इससे हमें एनर्जी मिलता है ना। तो दोस्तों, आप यह सोच सकते हैं कि भोजन का क्या 100% ऊर्जा में बदल जाती है भोजन? तो ऐसा नहीं होता है। भोजन का कुछ प्रतिशत ऊर्जा बदलती है तो कुछ भाग अपशिष्ट पदार्थ या फिर जिसको अनयूजफुल मटेरियल के रूप में रह जाता है। और इन्हीं अनयूजफुल मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो इस पदार्थ को हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि इन्हें हम शरीर से बाहर करें। तो इन पदार्थों को ही उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं और इस प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहता था। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाला अंग को उत्सर्जन अंग कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो कहता है हमारे शरीर में कोशिकाम उपापचय, हमारे शरीर में कोशिकाम उपापचय मतलब भोज्य पदार्थों का उपापचय या ऑक्सीकरण, अपचय और उपचय को मिला के कुल मिला के उपापचय मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक ना। के फलस्वरूप जल, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? जल, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल जैसे हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। और ये हानिकारक पदार्थ यदि हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक रहेंगे तो हमारे शरीर के सेल्स, कोशिकाओं को हानि पहुंचाते हैं ना। जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जो बनते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। देखते हैं ना, अमोनिया या फिर अमीनो एसिड इत्यादि बन जाता है तो गैस उसका कारण बनने लगता है यदि कोई व्यक्ति मतलब ज़्यादा देर से भी खाना वाना खाता है। तो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के लिए मतलब हमारे शरीर की कोशिकाओं को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें विसर्जित करना जरूरी हो जाता है। इसलिए हम अतः कोशिकाएं मतलब हमारे शरीर की कोशिकाएं इन्हें निरंतर विसर्जित करती रहती है। किसे विसर्जित करती हैं दोस्तों? तो इन हानिकारक पदार्थों को निरंतर विसर्जित करती रहती है। इन हानिकारक पदार्थों क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और इस उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, है ना। जो भोजन के अपचय और उपचय अर्थात कुल मिला के बोले तो उपापचय के फलस्वरूप बने जल, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इन हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं तथा इस उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और इस उत्सर्जन में जो जो अंग भाग लेते हैं, है ना, जो जो अंग भाग लेते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़े ना किडनी वगैरह, तो जैसे किडनी, फेफड़ा, ये सब जो भाग लेते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो उत्सर्जी अंग अगर कोई भी पूछेगा कि उत्सर्जी अंग क्या होता है तो आप लोग आसानी से बता देंगे। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि भोजन के पाचन के फलस्वरूप शेष बचे हुए वर्ज्य पदार्थों को या अनयूजफुल मटेरियल्स को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं तथा इन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, है ना। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आगे देखते हैं उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। तो किडनी या वृक्क, फेफड़ा, त्वचा, यकृत, ठीक ना। किडनी तो जानते ही हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, फिल्ट्रेशन करता है, मतलब खून को छानता है। फेफड़ा किस प्रकार से हमारी मदद करता है उत्सर्जन में? तो देखते हैं दोस्तों, शरीर में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को जब ब्लड के माध्यम से फेफड़ा तक पहुंचता है और फेफड़ा इसे बाहरी वातावरण में सांस के द्वारा बाहरी निष्कासित कर देता है। और जो भी हम सांस अंदर लेते हैं उसमें घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। कौन ग्रहण करता है? तो ये फेफड़े में जाता है। फेफड़े से रक्त में घुला हुआ हीमोग्लोबिन Hb ऑक्सीजन के साथ मिलकर HBO ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और यह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है ना, पहुंच जाता है। इस प्रकार फेफड़ा भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करके उत्सर्जन में सहायता करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन आवश्यक है क्योंकि यह भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है।
त्वचा त्वचा किस प्रकार से मदद करता है? तो त्वचा भी पसीने के रूप में शरीर के विभिन्न हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करता है। यकृत भी करता है, यकृत भी हमारे पाचन में सहायक है। अब देखते हैं आगे, मनुष्य के शरीर में किडनी एक मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में किडनी एक मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, क्योंकि देखते हैं जिसका किडनी काम नहीं करता है उसको ब्लड झाड़ने के लिए डायलिसिस में रखना पड़ता है और कई कई समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए यह हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। और यह क्या होता है? यकृत। यकृत मतलब लीवर। लीवर के नीचे तथा पीछे की ओर होता है। लीवर क्या होता है इसको हम अगले चैप्टर पे देखेंगे, अगले टॉपिक पे। नीचे तथा पीछे की ओर होता है। अगर मानव में बात करें तो मानव में एक जोड़ी की बात करें तो एक जोड़ी और ऐसे दो कहेंगे सिंपली, तो दो और दो को अगर जोड़ी में बोले तो एक जोड़ी किडनी पाया जाता है। मानव में एक जोड़ी किडनी पाया जाता है। और कैसा होता है? यह लाल रंग की तथा सेम के बीज के आकार की होती है। यह लाल रंग की तथा सेम के बीज के आकार की होती है। डायग्राम में देख रहे होंगे यह लगभग सेम के बीज के समान दिखाई देता है। यह है वृक्क। वृक्क से एक नली नुमा संरचना निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्र नलिका। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है यूरेटर। और यह यूरेटर जिस थैली नुमा संरचना में जाके खुलता है उसे हम क्या बोलते हैं? मूत्राशय या ब्लेडर। और ये मूत्राशय आगे चल के एक सूक्ष्म छिद्र नुमा मार्ग में खुलते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो बायां वृक्क होता है, बताया ना मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, एक बायां और एक दायां। तो जो बायां वृक्क होता है वो दाहिने वृक्क से थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है ना। जब डायग्राम वगैरह जो बनाएंगे तो उसमें बायां वृक्क को थोड़ा सा ऊपर की ओर करेंगे। आकार की अगर हम वृक्क के आकार की बात करें तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा, और मोटाई की अगर बात करें तो 3 सेंटीमीटर होता है ना। मोटाई अगर मतलब इस परत से लेकर इस परत तक के बीच की दूरी जो मोटाई कहलाता है ना, मोटाई 3 सेंटीमीटर होता है। इसके भार की अगर हम बात करें तो ये इसका भार 130 ग्राम से 150 ग्राम तक होता है ना। यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं ये यकृत को 2 भागों में काटे हैं, तो एक भाग ये दिख रहा है ना। तो इसमें देख सकते हैं ये मोटाई है इसकी, ये है आपका कॉर्टेक्स वाला भाग, ये मेड्यूला वाला, ये पेल्विस और यूरेटर। देखते हैं कॉर्टेक्स और मेड्यूला क्या होता है। तो यकृत को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक कॉर्टेक्स, देखते हैं कॉर्टेक्स क्या होता है। यह किडनी का सबसे बाहरी भाग होता है। देख रहे हैं किडनी का बिंदा जो है किडनी का बाहरी भाग होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। यहीं पास मतलब इसी में ब्लड फिल्टर होता है, मतलब ब्लड का छानने का क्रिया इसी में होता है, क्योंकि इसी पर किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई दोस्तों किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को। तो नेफ्रॉन यहीं पास होता है। अब नेफ्रॉन से आपको अगर पढ़े होंगे तो थोड़ा सा दिमाग मार होगा कि नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल, बोमन संपुट है ना, संग्रहण नलिका इत्यादि होती है। इसी में नेफ्रॉन पाया जाता है। अब आगे मेड्यूला को देखते हैं। मेड्यूला क्या है? तो मेड्यूला वाला भाग अंदर की तरफ होता है तथा यह शंक्वाकार होता है। देख रहे हैं शंकु के समान है, छोटे छोटे भाग में बटा होता है। यह क्या करता है? मेड्यूला नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को पेल्विस में भेजती है। ये जो मेड्यूला होता है, इधर जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं इसको संग्रहित करके इस पेल्विस पे, देखते हैं जो पिंक कलर में है ये पेल्विस है, यहाँ पास भेज देती है, ठीक ना। और फिर पेल्विस क्या करता है? इसे यूरेटर या मूत्र नलिका को भेज देता है। ये मूत्र नलिका में चला जाता है यहाँ से नाइट्रोजनी पदार्थ, है ना। अब मूत्र नलिका क्या करता है? इसको आगे देखते हैं, पीछे डायग्राम में देखेंगे कि मूत्र नलिका कहाँ खुलता है? ब्लैडर में, मूत्राशय में। तो ये मूत्राशय में जाके एकत्रित हो जाता है, और जब मूत्राशय में पर्याप्त मात्रा में मूत्र एकत्रित हो जाता है तो हमें मूत्र की महसूस होता है और हम मूत्र विसर्जित करते हैं, है ना। तो आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। एक बार इसका सार देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने अभी पढ़ा शॉर्ट में। तो दोस्तों, जो पदार्थ भोजन के पाचन के फलस्वरूप बच जाते हैं उन्हें हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं या उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं।
इन्हें हमारे शरीर के से निकालना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इन उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो जो भी शरीर के अंग भाग लेते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक ना। उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? तो किडनी, यकृत, फेफड़ा, त्वचा। ठीक ना। उसके बारे में भी देखिए, त्वचा पसीने के रूप में, फेफड़ा श्वास के आदान प्रदान से इत्यादि द्वारा उत्सर्जन में मदद करता है ना। और किडनी के 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स ऊपरी को भाग होता है जिसमें नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। मेड्यूला अंदर की ओर भाग होता है जो शंक्वाकार होता है। यह नाइट्रोजन पदार्थों को पेल्विस को पहुंचाता है। पेल्विस यूरेटर की तरफ भेज देता है इन नाइट्रोजन पदार्थों को, और यूरेटर से होते हुए यह मूत्रा से या ब्लैडर में एकत्रित हो जाता है और ब्लैडर से इसे निष्कासित कर दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं, अगला टॉपिक इसका है नेफ्रॉन्स। तो दोस्तों नेफ्रॉन्स को अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।